हाय फ्रेंड्स, आज हम सॉल्यूशन का थर्ड टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो टॉपिक भी सांद्रता के विभिन्न मात्रकों से ही रिलेटेड है। बच्चों, इसमें हमने कल तक पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद हमने आयतन प्रतिशत पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ppm सांद्रता। अब हम नेक्स्ट फिफ्थ मात्रक ले लेते हैं और वो है मोल भिन्न। मोल भिन्न जिसे हम मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। फ्रैक्शन भी कहते हैं और इसका एक नाम और है मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य, इसको सिंबल इस तरह से सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये बिल्कुल जैसे विलयन के अंदर होते हैं, एक घटक होता है विलेय और एक घटक होता है विलायक। सॉल्वेंट कहते हैं इसको। मान लेते हैं विलेय के स्मॉल एन मोल और विलायक के कैपिटल एन मोल मिलाकर हमने एक विलयन तैयार किया है। तो n प्लस n टोटल मोल कितने हो गए? टोटल मोल हो गए हैं विलयन के अंदर स्मॉल n तो विलेय के और कैपिटल N विलायक के, तो टोटल हो गए हैं n प्लस n। अब इसमें फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश, मोल अंश, जैसे कि मोल भिन्न मोल अंश भी कहते हैं। तो अंश का मतलब है कि इस सॉल्यूशन के अंदर विलेय का कितना अंश है। तो कुल मोल हमें कितने मिले? n प्लस है, और हमें निकालना है विलेय का मोल अंश। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? विलेय का मोल अंश निकालने के लिए विलेय का मोल अंश, तो टोटल विलयन में विलेय के मोल है n और कुल मोल है n प्लस n। तो ये किसका मोल अंश निकल गया? पूरे विलयन में से विलेय का मोल अंश। इसी तरह से विलायक का मूल अंश निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विलायक का मूल अंश बराबर विलायक के मोल बटा कुल मोल। तो ये हो गए हैं आपके विलायक का मूल अंश। अब मूल अंश की डेफिनेशन क्या होगी? तो हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में यहीं से डेफिनेशन बनाते हैं। किसी भी विलयन में किसी भी घटक, जैसे दो घटक है विलेय और विलायक, किसी भी घटक का मोल अंश उस घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं परिभाषा, विलयन में किसी घटक का मोल अंश या मोल भिन्न, किसी घटक का मूल अंश उस घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं।
ये आपके पूरी परिभाषा हो गई कि विलयन में किसी घटक का मूल अंश उस घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल के अनुपात को मूलंश कहते हैं। तो मूलंश के लिए जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि मूलंश निकलेंगे कैसे। तो क्वेश्चन है 46% एथेनॉल, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया। एथेनॉल के जलीय विलयन में प्रत्येक घटक के मोल अंश की गणना कीजिए। ये आपके क्वेश्चन 46%। अब यहाँ हमको बिल्कुल बिलियन किस फॉर्म में दिया है, परसेंटेज, ये भार प्रतिशत है। तो भार प्रतिशत है 46% एथेनॉल के जलीय विलयन में प्रत्येक घटक के मूल अंश की हमको गणना करनी है। तो यहाँ 46% विलयन का क्या अर्थ है, पहले तो विलयन का अर्थ पता कर लेते हैं। अर्थ, तो इस विलयन का अर्थ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 46 ग्राम एथेनॉल है, ये अर्थ है। यानी हमको क्या मिल गया, 46 ग्राम एथेनॉल। लेकिन मोल अंश के लिए हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए दोनों घटक के। तो दूसरा घटक कौन सा है, पहले दूसरा घटक, एक एथेनॉल है, विलयन जलीय विलयन है, तो दूसरा घटक हो गया, दूसरा घटक हमको मिल गया जल H2। और उस घटक का भार, जल का भार कितना है, जल का भार हो गया, पूरा विलयन कितना है 100 ग्राम, तो 100 माइनस 46 यानी 54 ग्राम। तो दूसरा घटक हमको कौन मिल गया, जल 54 ग्राम। लेकिन अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो मोल निकालने के लिए अब हम आ जाते हैं, मोल का फॉर्मूला क्या नया सब जानते होंगे, V नो। हम जानते हैं मोल निकालने का फॉर्मूला है भार बटा अनुभार। यानी जिस घटक के भी हमको मोल निकालने हैं, उस घटक के भार में उसके अणुभार का भाग लगा देना है। तो यहाँ W कितना, हम पहले किसके मोल निकालते हैं, विलेय, जो कि इस विलयन में कौन है, एथेनॉल। एथेनॉल के मोल निकाल लेते हैं। तो एथेनॉल का भार कितना, एथेनॉल का भार हो गया आपके 46 ग्राम, और एथेनॉल का अणुभार का भाग दे देंगे। अब एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH का MW, कार्बन का कितना 12 इंटू कार्बन कितना है 2, प्लस हाइड्रोजन कितना है 5 और 1 गिरा 6, और ऑक्सीजन कितना है 16, तो बराबर हो गया 46। यानी अणुभार भी हमको कितना मिल गया, 46 ही मिल गया। तो अब हम मोल निकालने में चूकेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोल का फॉर्मूले में जमाओ। तो मोल जिसको हम छोटा m नाम दे देते हैं, तो 46 तो भार, और अणुभार भी कितना है
46 यानी 1 मोल। अब हम जल H2O के मोल भी निकाल लेते हैं। तो H2O का भार, तो यहाँ कैपिटल W बटे MW। जल का भार कितना है? 54 ग्राम, 54 ग्राम। और जल का अनुभार कितना है? 18। तो आगे 3 मोल। कितने मोल? 3 मोल। इस प्रकार से अब हम मोल निकाल चुके हैं। अब मोल निकालने के बाद अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन यानी मोलांश। तो अब हम एथेनॉल यानी एथेनॉल के मोल निकालते हैं। एथेनॉल के फॉर्मूला ये था, छोटा n है 1/3 यानी 1/4। तो फिर जल के मोल कितने हुए? तो जल का मोल बटा कुल मोल यानी 3/1 + 3 यानी 3/4। और दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमको एक और इंफॉर्मेशन मिल गई है। कॉपी करना चाहते हो? कॉपी कीजिए। हमको एक और इंफॉर्मेशन क्या मिली वो इधर लिख देता हूं। विलियन में विले प्लस विलायक के मूल अंश का योग सदैव 1 के बराबर होता है। जैसे देखो उधर से 1/4 + 3/4 = 1। अब यहाँ से आप हमेशा ये किया करो, एक घटक का अगर विलयन में 2 घटक हों तो आप केवल एक घटक का मूल अंश निकालेंगे और दूसरे घटक का मूल अंश 1 में से घटा के अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक प्रॉब्लम और है, उससे भी आप कर सकते हैं। 2.1 उदाहरण है वो, और वो क्या कहती है? 20% एथिलीन ग्लाइकोल के जलीय विलयन में प्रत्येक घटक का मूल अंश निकालो। तो जैसे मैंने अभी 46% निकाला, 20% में निकाल सकते हो। ऐसे ही एक अभ्यास में भी क्वेश्चन है, 26% KI के विलयन में प्रत्येक घटक का मूल अंश निकालो। तो आप वहां भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मूल अंश निकालने का ये तरीका है। अब हम मूल अंश के बाद एक और मात्रक को उठा लेते हैं यहाँ, वो है मोललता। कौन है भाई? मोललता। नेक्स्ट मात्रक लेते हैं हम, छठा मात्रक मोललता, जिसको दिखाते हैं स्मॉल n से। किससे भाई? स्मॉल n से। तो मोललता किसे कहते हैं? मोललता की परिभाषा है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोल को मोल भी कहा जा सकता है कि संख्या विलयन की
मोललता कहलाती है। परिभाषा हो गई, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मूलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये भी हो गया, इसे स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब 1000 ग्राम, ध्यान रखना अभी तक पूरा विलयन लेते थे हम, अब केवल विलायक है। तो विलायक में विलेय के मूलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है और इसे स्मॉल एम के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से नहीं। कैपिटल एम से करेक्ट किया जाएगा मोललता। फॉर्मूला हो गया, मोललता बराबर विलेय के मोल, पूरे विलयन में विलेय के जितने भी मोल हैं, विलेय के मोल छोटा एन बटा विलायक का भार। लेकिन विलायक का भार किस में लेना है? किलोग्राम में। किलोग्राम में। यही आपके मोललता निकालने का तरीका है कि आपको मोललता निकालने तो विलेय के मोल बटा विलायक का भार। जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा एक इस जगह पे, छः ग्राम CH3COH को 2.5 kg विलायक में घोला है, घोल कर विलयन तैयार किया है। विलयन की मोललता बताइए। ये हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, हमको मोललता निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इस फॉर्मूले में विलेय के मोल चाहिए और आपको क्या दिया है? 6 ग्राम। तो पहले आप CH3COH के मोल निकालेंगे, मोल W बटा MW, W 6 ग्राम और MW 60। कैसे? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 और हाइड्रोजन का फिर 1 बराबर 60। यहाँ से मोल आ गए 6/60 या 1/10, जैसे 6 कट गया। और विलायक किस में दिया है आपको? किलो में ही। तो आप फॉर्मूला यूज ले सकते हैं मोललता का। तो मोललता बराबर 1/10 बटे विलायक का भार कितना? 2.5। केजी में ही है, केजी में काम मिल जाना। 1/25, 10 नीचे गुणा हो गया 2.5 से, यानी 0.04 मोल। आया कि नहीं आया? ऐसे हो गया सब। अगर मान लो आपको विलायक का भार भी ग्राम में दिया जाए तो आप 1000 का भार लेके उसे किलोग्राम में चेंज कर ले, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं,
कि ये क्वेश्चन भी आपका है 4 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार किया जाता है। अब मोललता की गणना कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों चीजें 4 ग्राम, ये भी ग्राम में है, और 250 ग्राम, जबकि हमको विलायक किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो ऐसी सिचुएशन में आप मोललता निकालने के लिए स्मॉल w में mw का भाग देंगे। तो ये तो हो गए विलेय के मोल, और विलायक का भार भी अगर ग्राम में दिया है w ग्राम, तो उसमें 1000 का भाग लगाओगे। अब ये किलोग्राम में हो गया। पूरा फॉर्मूला हो गया W/mw, ये नीचे आ गया, इंटू कैपिटल W, ग्राम में अगर दिया है इंटू 1000, ये 1000 ऊपर चला गया। तो यहाँ W कितने में, अब सीधे रखते हैं 4, NaOH का भाग 40, विलायक का भाग 250 ग्राम इंटू 1000। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से 4, तो 10/25 यानी 0.4 मोलर। इस तरह से दोनों तरह के क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, कि जिसमें आपको विलायक किस में दिया गया हो, मोल सीधे दिए गए हो या ग्राम में। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। और ये भी ध्यान रहे कि अब तक हमने जो मात्रक पढ़े हैं, जैसे कि भार प्रतिशत, ppm सांद्रता, मोल भिन्न और मोललता, ये सभी मात्रक ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। कई बार क्वेश्चन आया क्या मोललता ताप पर निर्भर करती है, नहीं। तो ये विशेष नोट डाल लें। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा सांद्रता का कौन सा मात्रक ताप पर निर्भर नहीं करता है। आएगा आपके, पहला है मोलरता, दूसरा है नॉर्मलता, तीसरा है मोललता, और चौथा है फॉर्मलता। तो ये करता है, ये करता है, लेकिन ये नहीं करता। तो राइट आंसर ये भी करता है। तो राइट आंसर मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती है। ओके बेटा, तो ये हमारी 3rd क्लास थी। 4th क्लास के अंदर हम ये मात्रकों को स्टडी करेंगे। तो बेटा अभी आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उन पे हम बात करेंगे।